हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एचटेट 2022। इससे पहले कि जैसे कि हमने आपको पता ही है, हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे 2020 के 101 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 102 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेट कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी गिवन बाय द अल्पोर्ट। अब देखिए अल्पोर्ट की तरफ से क्या डेफिनेशन दी गई थी, वहां पर हमें ये डिस्क्राइब करने को कह रहा है। आइए देखते हैं क्या अल्पोर्ट के द्वारा किया गया था। तो अल्पोर्ट ने कहा था कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑफ दोज साइकोफिजिकल। राइट, ये पूरी डेफिनेशन है। आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं या फिर ये इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर, अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा है, चाहे वो सही है गलत है, आपको एज इट इज रिमेंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एल्बर्ट ने साइकोफिजिकल की बात करी थी, यानी कि साइकोलॉजी प्लस आपकी फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द कोलबर्ग इज नॉट कंसिडर्ड इन हिज थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, उसके अंदर इन्होंने 3 लेवल की बात करी। आई होप सबको पता होगा। सबसे पहले इन्होंने बात करी है किसकी, प्री कन्वेंशनल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। प्री कन्वेंशनल जिसकी एज होती है आपकी 3 to 7 ईयर। अब प्री कन्वेंशनल के अंदर इन्होंने दो चीजें अटैच करी हैं। एक होती है अवॉइडिंग पनिशमेंट, जब बच्चा पनिशमेंट से अवॉइड करना चाहता है तो वो जो घर वाले कहते हैं वो काम करता चलता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट। या फिर सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा कि बेटा ये लो चॉकलेट, राइट। अब बच्चों को क्या लगता है कि हाँ मेरे को चॉकलेट मिल रही है तो मेरे को वो काम कर देना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट वाली ही एज में आप देखोगे बच्चों का अबडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। दे विल से बेटा चॉकलेट खाओगे आओ, एंड बच्चा सोचता है कि हाँ मेरे को क्या मिल रही है, चॉकलेट मिल रही है, सेल्फ इंटरेस्ट मेरा फायदा है इसके अंदर। तो वो चॉकलेट के थ्रू मतलब चले जाता है, और जो स्ट्रेंजर है वो इस तरीके से इन बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। दैट इज प्री कन्वेंशनल। उसके बाद इन्होंने बात करी है कन्वेंशनल स्टेज की। कन्वेंशनल जो कि आपकी 8 से 13 ईयर तक की आती है। इसके अंदर भी इन्होंने दो पार्ट्स में बात करी है कन्वेंशनल में। एक गुड बॉय बैड बॉय। गुड बॉय बैड बॉय यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा गुड बॉय, एक मिनट, एटीट्यूड। यहाँ पर आपने देखा होगा कि टीचर बच्चों को कहता है नहीं नहीं छी 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 छी, आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आपने होमवर्क नहीं करा, राइट। तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि मैं अगर गुड बनूंगा टीचर की नजर में, अपने पेरेंट्स की नजर में, या फिर दूसरों की नजर में, तो दैट इज ए रिवॉर्डिंग, और वो मेरे को क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा। मेरी एक क्या रही, एक मोरल वैल्यू तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से उसे गुड बॉय वाला एटीट्यूड होता है कि सबकी नजरों में क्या होना चाहिए, उसे गुड बॉय बनना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि मैम इसने ये नहीं करा, मैम इसने ना इसको ऐसा बोला, मैम इसने इसके साथ ऐसा करा, ताकि मैम को ये दिखा सके कि जो और बच्चे हैं उससे ज्यादा बेटर मैं हूं, मैं एकदम क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूं। फिर उसके बाद जब ऊपर चले जाते हैं तो बच्चों के अंदर लॉ और ऑर्डर आता है। लॉ और ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पर लॉ और ऑर्डर, मॉरलिटी भी आप लिख सकते हैं। लॉ और ऑर्डर में बच्चे को बिल्कुल कि लॉ जो बना रखे हैं वो क्या है, सबके लिए सेम है, और ये लॉ फॉलो करने ही करने चाहिए। यानी कि अगर सुबह 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना ही है। नहाने से पहले वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाना ही है। अगर आप नहाने के बाद वॉशरूम गए या फिर खाने के बाद या किसी और टाइम पे वॉशरूम गए तो दैट इज ए बैड हैबिट, और बच्चा उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेता है। दैट इज योर लॉ एंड ऑर्डर, और हम सब ने ये पढ़ भी रखी है। फिर उसकी लास्ट आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में कौन सी आती है आपकी, सोशल इंटरेक्ट एंड अडल्टहुड, दूसरा पॉइंट है। यानी कि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर कौन सी आती है कि सोशल इंटरेक्ट और अडल्टहुड। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सा नहीं है,
प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल भी है, पोस्ट कन्वेंशनल भी है। यहाँ पर मॉरलिटी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने प्री पोस्ट की बात नहीं करी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, इज एन एप्लीकेशन ऑफ वुल्फ, जोसेफ वुल्फ। बहुत बार क्वेश्चन आया, जोसेफ वुल्फ ने दिया क्या है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। बहुत बार, लगभग आई थिंक से सारे पेपर में ही हमने ये करा है। कई बार वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है वो पूछ लेता है। डिसिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन किसके अंदर आता है, बिहेवियर थेरेपी में किसने दिया है, जोसेफ वुल्फ ने। ये क्वेश्चन आई थिंक शायद आपसे 3 से 4 बार अलग अलग घुमा के पूछ लिया गया हुआ है, राइट। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इसका आंसर होगा। इम्पैथी क्या होती है भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। इम्पैथी क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इम्पैथी की बेसिकली होता क्या है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्पैथी क्या होता है, जब आप दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या होता। सिंपैथी मीन्स कि आप उसको अपनी जगह रख के नहीं देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाँ दूसरे के साथ बुरा हुआ। एम्पैथी मीन्स मतलब आप उसकी जगह अपने आप को रख के फील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में मैं होता तो क्या होता, दैट इज एम्पैथी। और एम्पैथी इज टोटली रिलेटेड विद द योर इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप उस इंडिविजुअल के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ब्रोका एरिया, ये भी हमने करा हुआ है। ब्रोका एरिया, अफासिया, अफासिया क्या होता है आपका, लैंग्वेज डिसऑर्डर आता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि स्पीच के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है, स्पीच या फिर आप कह सकते हैं लैंग्वेज, दोनों में से कुछ भी होता है वही आपका ऑप्शन होता है। दिया किसके द्वारा गया था ये प्रीली, आई थिंक ये पायरी पॉल ब्रोका, इनके द्वारा दिया गया था। कब दिया था, ये दिया गया था 1860, 1860 में गया था। और ये बेसिकली होता क्या है, जब आपके ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो ब्रोका अफासिया होता है। अब ब्रोका अफासिया क्या होता है कि इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो किसने दिया है, ये नाम भी पूछ सकते हैं, दैट इज पियर पॉल ब्रोका ने ये दिया है। ब्रोका के नाम पर ही ब्रोका एरिया या फिर ब्रोका अफासिया पड़ा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। ईगो, इड, ईगो और आपका सुपर ईगो, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, मॉरलिटी पे कौन बेस करता है, आपकी सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब क्या, कल्चरली ये सही है क्या, अगर मैं ये काम करूंगा दूसरे को ये सारी चीजें पसंद आएगी नहीं आएंगी। सुपर ईगो। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे कौन बेस करता है, आपका ईगो। प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे कौन वर्क करता है, आपका इड। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी एंड मॉरलिटी, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो ईगो किस पे बेस करता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पर। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया हुआ है। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है आपकी, सेंसरी। दूसरी कौन सी होती है आपकी, प्री ऑपरेशनल। थर्ड कौन सी होती है आपकी, कॉन्क्रीट, जहां पर बच्चा समझ रहा है सारी चीजों को लेकिन उसके सामने वो चीज होनी चाहिए। चौथी होती है आपकी फॉर्मल, क्या पूछा हुआ है, लास्ट स्टेज, फॉर्मल स्टेज। हु प्रोपाउंडेड ट्राई आर्किक ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है, किससे याद करेंगे, ACP, ए फॉर एनालिटिक या फिर एनालिटिकल, C फॉर क्रिएटिव, P फॉर प्रैक्टिकल। किसने किस थ्योरिस्ट या फिर किस साइकोलॉजिस्ट ने बात करी है, स्पीयरमैन ने। बिल्कुल गलत, ये दी है आपकी स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने ट्राई आर्किक थ्योरी दी है, स्पीयरमैन ने आपकी टू फैक्टर थ्योरी दी है। इस चीज का आपको याद रखना, टू फैक्टर थ्योरी। कौन कौन से दो फैक्टर की बात करी है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्टर्नबर्ग नॉट स्पीयरमैन। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 1 देखा, स्पीयरमैन फटाक से लगा दिया। स्टर्नबर्ग ने ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ दी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1010। हेंसले, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार रखा है, फादर ऑफ स्ट्रेस मॉडल, फादर ऑफ स्ट्रेस मॉडल। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे आपने हेंसले दिया फादर ऑफ द स्ट्रेस मॉडल, स्ट्रेस के बारे में बात करिए, कौन सा मॉडल दिया है, गैस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, किसके लिए है, स्ट्रेस के लिए, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
अनदर नेम ऑफ डिमेंशिया प्रियोकॉक्स। अब डिमेंशिया प्रियोकॉक्स का अदर नेम क्या है, दैट इज, अगर आप देखोगे, अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। डिमेंशिया, डिमेंशिया किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस की नॉलेज हो, समटाइम्स यू नीड कॉमन सेंस, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेज कि कॉमन सेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। सो गाइज आप इस डिमेंशिया से भी सिजोफेरनिया को टिक मार्क कर सकते हैं। कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि मोर देन है आपका इनफ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अशोक वांट्स टू अपीयर इन द आईएएस एग्जामिनेशन बट is hesitation examination but is hesitating, okay, is hesitating because of the fear of the failure। देखिए अशोक क्या है, आईएएस बनना भी चाहता है लेकिन वो हेजिटेंट भी है। तो ये भी हमने क्या कर रखा है, आपका अप्रोच और अवॉइडेंस। आईएएस की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, हेजिटेंट है यानी कि उसको अवॉइड करना चाहता है, अप्रोच अवॉइडेंस। यहाँ पर आपकी तीन तरह के ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर देयर, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस अप्रोच। ठीक है, इस चीज का भी आप लोगों को याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर बोथ इंटेलिजेंट यानी कि आईक्यू एंड परफॉर्मेंस आईक्यू। देखिए ये सारे भाटिया टेस्ट जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, सारे के सारे टेस्ट कौन सा किसके अंदर यूज होता है। यहाँ पर देखिए जो भाटिया टेस्ट है आपका आईक्यू को भी यूज करता है, आरपीएम आपका इंटेलिजेंस को यूज करता है, नॉट इंटेलिजेंस क्वेश्चन को। ठीक है, जो भाटिया टेस्ट है हमने लास्ट क्लास में करा था, आपकी आईक्यू को भी मेजर करता है और उसके बेस पर परफॉर्मेंस क्वेश्चन को भी बेस करता है, यानी कि भाटिया बैटरी टेस्ट इसका सही आंसर है। आइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच स्टैटिकल विल बी यूज्ड व्हेन द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसका नाम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने स्टैट्स की क्लास में भी कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का सिंबल होता है elongated एक्स, दिस इज वन। टी किस लिए यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द ग्रुप, ये मैं लिख देता हूं मीन ऑफ टू ग्रुप बेसिकली। और जैसे ही अनोवा किस लिए होता है, जब दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप, लेकिन ग्रुप क्या है, दो से ज्यादा है, तो हम अनोवा का यूज करते हैं। आर किस लिए यूज करते हैं हम बेटा, आर हम यूज करते हैं कोरिलेशन, किस किस के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम आर को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, आइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री एसोसिएशन, ये भी हमने करा है। फ्री एसोसिएशन आपके किसके अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है, साइको एनालिसिस के अंदर आता है। डन। क्वेश्चन नंबर 116, डिसलेक्सिया इज कॉज्ड बाय द डैमेज इन द ब्रेन। डिसलेक्सिया कैसे होता है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब के थ्रू होता है। लेफ्ट टेम्पोरल में अगर आपका डैमेज हो जाए तो डिसलेक्सिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। अब आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो रूरल फॉर्मूला होता है ये आपकी रिलायबिलिटी के लिए ही होता है। रूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, दैट इज योर रूलर फॉर्मूला। कूडर रिचर्डसन आई थिंक सबको पता होगा कूडर रिचर्डसन क्या रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट, ये क्या होता है, ये भी आपका क्या मेजर करता है, रिलायबिलिटी, कि जो आपका आंसर है वो कितना वरी कर रहा है। जैसे कि मैं आपको ये बता दे सकता हूँ, ये आपका आंसर है और सपोज करिए जब आपने वैल्यू निकाली तो वो यहाँ आई, तो ये क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट यानी कि इस एरर को मेजर हम करते हैं कि कितना मिस्टेक आ रहा है, कितनी मिस्टेक हमारे से हुई है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ द एरर ऑफ द मेजरमेंट। अगर ज्यादा मिस्टेक हम कर रहे हैं यानी कि वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, बार बार हमारे मिस्टेक कर रहे हैं। सपोज करिए आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन का आंसर सही है, नहीं, या फिर आपको नहीं पता आंसर सही है गलत, लेकिन आपका 3 बार आपने क्वेश्चन करा, तीनों बार अलग अलग आंसर आया,
तो क्या वो आंसर सही कहलाएगा? नहीं, आपको लगेगा यार तीनों बार अलग लगाया यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है या फिर मेरा आंसर गलत है। दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट। आप रिलायबल नहीं हो सकते उस सोर्स पे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट भी आपकी रिलायबिलिटी को चेक करता है। फैक्टर एनालिसिस इज द राइट आंसर। फैक्टर एनालिसिस किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके एक थॉर्नडाइक के सबसे पहले थ्रू इसको यूज करा हुआ गया था। तो फैक्टर एनालिसिस इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट, आई थिंक ये भी सबने कर रखा होगा, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एस इज गोस टू अंडर रूट ऑफ 1 - r, ये आपका रहता है। और एस क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। आर आई थिंक आपको सबको पता है, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ फिर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर नीड्स ऑफ द पर्सन? आइए नीड्स ऑफ द पर्सन की देखते हैं। एमएमपीआई क्या होता है? मन्योस्टा मल्टीफेसिक्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये किसके लिए होता है? पर्सनैलिटी के लिए होता है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए। अगर हम ईपीपीएस माने यानी कि एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। ये किसके लिए होता है? ये डिजाइन करा जाता है टू एक्सेस इंडिविजुअल प्रेफरेंस, कि इंडिविजुअल को क्या चीजें पसंद है, किस तरह की वो प्रेफरेंस जाता है। और अलग अलग 15 टेस्ट यहाँ पर होते हैं, 15 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी वेरिएबल यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये क्या मेजर करता है आपका कि इंडिविजुअल किस चीज को प्रेफरेंस कर रहा है, यानी कि उसकी क्या नीड है। तो ईपीपीएस तो है लेकिन एमएमपीआई नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं ईपीपीएस एंड टेट। टेट आपका क्या होता है? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन भी क्या बताता है? आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है जो कि आपकी अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड्स है। नीड्स का मतलब यहाँ पर उसे क्या चाहिए, नहीं क्या वो सोच रहा है। सपोज करिए एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जिसको बहुत भूख लग रही है। तो दिमाग में उसके जब भूख भूख लग रही है, आप उसे किसी भी तरह की बात करेंगे या कोई भी चीज को शो करेंगे, वो क्या कहेगा कि ये मेरे को सेब दिख रहा है, ये मेरे को केला दिख रहा है, ये मेरे को केक दिख रहा है। दैट इज द राइट आंसर। राइट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ देखते हैं। विच स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी गेव द सिस्टमैटिक आंसर वॉट डू मैन डू, वॉट डू दे डू एंड वाई दे डू? कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है जिसने सिस्टमैटिक आंसर्स की बात करी है? अगर आप देखोगे इसी में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर, यानी कि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात करी। क्या यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? नहीं। फंक्शनल साइकोलॉजी यानी कि किस तरीके से काम करा जाता है, क्यों करा जाता है और किसके लिए हम कर रहे हैं, दैट इज फंक्शनल साइकोलॉजी। बिहेवियरिज्म, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं। गेस्टाल्ट यानी कि सम ऑफ होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द डेवलपमेंटल नॉर्म? कि कौन सी ऐसी फॉलोइंग है जो कि डेवलपमेंटल नॉर्म का पार्ट है? परसेंटाइल नॉर्म्स नहीं, स्टैंडाइन नहीं, जेड स्कोर नहीं, एज फॉर्म ये तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है। एज ऐसी नॉर्म्स, एज के वो नॉर्म्स जो कि पर्टिकुलर हम डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए डेवलपमेंट होता है, हम कहते हैं स्टैग्नेंट है डेवलपमेंट, पहले होता है फिर रुकता है, फिर दोबारा से अचानक डेवलपमेंट होगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, यानी कि स्प्रिंग सीजन की तरह रहता है। राइट, स्प्रिंग की तरह रहता है आपका डेवलपमेंट, यानी कि एज नॉर्म्स बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम बात करते हैं 121 के बाद। इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द सैंपल सिलेक्शन? अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, रैंडम सैंपलिंग में आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन क्या हेट्रोजीनियस में रहेगा? नहीं। स्ट्रैटिफाइड में आप क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और इन ग्रुप्स का छोटा छोटा पार्ट यहाँ लेते हैं और फिर इसके अंदर आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं, जो कि आपकी हेट्रोजीनियस के लिए सबसे ज्यादा एक कन्वीनियंट सैंपलिंग मानी जाती है। इंसिडेंटल यानी कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए सैंपलिंग करना बिल्कुल गलत है। पर्पजिव यानी कि किसी एक पर्पस को लेकर, ये भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।